कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टर सुधीर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर बड़ा कारनामा कर दिखाया है। भारत के अब कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 6 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। आपको बता दें, सुधीर ने 212 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। ये पहला मौका है जब भारत ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया हो। सुधीर भारत के लिए पैरा पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। सुधीर कॉमनवेल्थ खेलों की पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। आपको बता दें, उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 212 किलोग्राम वजन उठाकर रिकॉर्ड 134.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। सुधीर हालांकि अपने अंतिम प्रयास में 217 किलोग्राम वजन उठाने में नाकाम साबित हुए। वही देखिए, इसी के साथ हाई जंप में देश को दूसरा मेडल दिलाने वाले मुरली श्रीशंकर का सपना देश को ओलंपिक में गोल्ड दिलाने का है और इसके लिए वो पूरी लगन और शिद्दत से जुटे हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतने वाले मुरली श्रीशंकर से खास बातचीत हमने की, देखिए। भारतीय एथलेटिक्स इतिहास में एक और नाम दर्ज हुआ है और कॉमनवेल्थ गेम्स में करीब 40 साल के बाद सिल्वर मेडल आया है लॉन्ग जंप में। और श्रीशंकर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये सिल्वर मेडल हासिल किया। श्रीशंकर, बहुत ही टफ कंपटीशन था मैं कहूंगा, क्योंकि इनिशियली आप ट्रेल कर रहे थे और फिफ्थ जंप आपको ये सिल्वर मेडल दिलाया। कैसा रहा ये आपका ये टूर्नामेंट? बहुत खुश हूँ सिल्वर मेडल से और अभी कंपटीशन भी बहुत टफ था। जो गोल्ड मेडल आ गया वो भी 808 ही जंप किया। आज का कंडीशन, वेदर कंडीशन थोड़ा चैलेंजिंग रहा, बहुत ठंड भी था और विंड भी, टेल विंड का प्रॉब्लम भी था। तो ये वेदर कंडीशन से चैलेंज मतलब निपटना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जब 3 राउंड के बाद जब ठंड और भी ज़्यादा बढ़ रहा था और मेरे पहले जो 3 राउंड में रिदम में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि क्वालिफाइंग राउंड में मैं बहुत अच्छा रिदम में था, बहुत अच्छा टेक ऑफ और अच्छा मतलब इवन टेक ऑफ बोर्ड के पीछे से भी 805 किया और बहुत अच्छा रिदम में था उस समय। और अभी फाइनल का, क्योंकि फाइनल का थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता है और इसी वजह से मेरा फर्स्ट जंप बहुत पीछे से लग गया और टेक्निक उतना अच्छा भी नहीं था और फर्स्ट 2 जंप्स भी बहुत टेक्निकली उतना अच्छा नहीं था। फोर्थ जंप एक अच्छा जंप था पर बहुत छोटे मार्जिन से फाउल हो गया और फिफ्थ जंप में एक अच्छा जंप मिल गया जो सिल्वर मेडल जीत गया। तो खुश हूँ सिल्वर मेडल से। अभी और मेहनत करना है और अगली बार जरूर गोल्ड जीतना है। अगली बार जरूर गोल्ड जीतना है। देश का झंडा है, हाथ में सिल्वर मेडल है, इसका आप ड्रीम कर रहे थे जब आपने इंडिया से जो है फ्लाइट पकड़ी थी। क्या ये ड्रीम था, आप वो ड्रीम आपको लगता है फुलफिल हुआ? मेरा एक तो ड्रीम रह गया है, क्योंकि मैं चाहता था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी एक मेडल जीत पाए, क्योंकि अगर मैंने बेस्ट किया होता तो जरूर कम से कम ब्रॉन्ज मेडल तो जीती जाते। और मैं अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाया उधर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और अब अभी मैं खुश हूँ कि देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल ला पाया हूँ। और कॉमनवेल्थ गेम्स आप सबको पता है, क्योंकि एथलेटिक्स उतना कॉम्पिटिटिव है और अभी देश के लिए मेडल एथलेटिक्स में जीतना, वो भी कॉमन एक गेम्स में जीतना, तो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरा देश के लिए, तो मैं ये डेडिकेट करना चाहूँगा और बहुत खुश हूँ। और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के अपने आखिरी ग्रुप मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वेल्स को 4-1 से हरा दिया। वेल्स के खिलाफ भारत के लिए उप कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा 3 गोल दागे। उन्होंने बर्मिंघम में दूसरी बार गोल की हैट्रिक लगाई है। इससे पहले घाना के खिलाफ पहले ग्रुप मैच में भी हरमनप्रीत ने 3 गोल दागे थे। हरमन ने 2 गोल पेनाल्टी कॉर्नर पर ड्रैग स्लिप से और साथ ही 1 गोल पेनाल्टी स्ट्रोक पर किया। वहीं 1 गोल गुरजंत सिंह ने किया। इस जीत के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है। टीम इंडिया 5वीं बार कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल्स में पहुंची है। इससे पहले टीम 1998, साल 2010, साल 2014 और साथ ही साल 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों के सेमीफाइनल में पहुंची थी। 2010 और 2014 में भारतीय टीम फाइनल तक पहुंची थी। और इसी के साथ एक और मंच पर देखिए, भारतीय बॉक्सर्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। अब तक भारतीय बॉक्सर्स ने 7 मेडल पक्के कर लिए हैं, यानी भारत को 7 और गोल्ड मेडल मिल सकते हैं। सागर, अमित पंगाल और जैस्मीन और रोहित टोकस भी अपने अपनी कैटेगरी के सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं। हरियाणा के 22 साल के सागर ने पुरुषों के सुपर हैवीवेट वर्ग के क्वार्टर फाइनल्स में सेशल्स के
केडी इवांस इग्नेस पर 5-0 से जीत दर्ज की और इस मुक्केबाजी में अपने इंटरनेशनल डेब्यू में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन जारी रखा है। और अब देखिए नाइजीरिया के इफिनी ओनियेकबेर से वो भिड़ने जा रहे हैं। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो ये भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है और उन्हें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 9 मेडल अपने नाम किए थे। यानी इस बार अगर मेडल की संख्या बढ़ सकती है, ऐसी पूरी उम्मीद हम जरूर जता सकते हैं। एमसी मैरी कॉम, गौरव सोलंकी और विकास यादव ने गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था, उस वक्त आपको याद होगा। तो चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की मेडल टैली पर। कितने ये जो मेडल्स है भारत की झोली में आए हैं और किसकी झोली में कितने गए। सबसे पहले बात करें मेडल टैली में टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है। उसकी झोली में 51 गोल्ड, 42 सिल्वर और 39 ब्रोंज के साथ कुल संख्या उनके पास हो गई 132 मेडल्स की। वहीं दूसरे नंबर पर इंग्लैंड है। इंग्लैंड के खाते में 42 गोल्ड, 44 सिल्वर, 32 ब्रोंज के साथ कुल 118 मेडल्स इंग्लैंड के खाते में। बिल्कुल शिखा, देखिए तीसरे नंबर की हम बात करें तो कनाडा भी पीछे नहीं है। 17 गोल्ड, 20 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज के साथ कुल आंकड़ा हो जाता है 59। जबकि चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड का नंबर आ जाता है, जिसके खाते में 16 गोल्ड आ जाते हैं, 10 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज के साथ कुल आंकड़ा पहुंच जाता है 37। इसके साथ ही 5वें नंबर पर स्कॉटलैंड है, जिसके खाते में 7 गोल्ड, 8 सिल्वर, 19 ब्रोंज मेडल है। यानी कुल संख्या 34 मेडल्स की हो गई। छठा नंबर दक्षिण अफ्रीका का, जहां 7 गोल्ड, 7 सिल्वर, 8 ब्रोंज मेडल, यानी कुल संख्या 22 मेडल की। तो साउथ अफ्रीका ने 22 मेडल अब तक अपने नाम कर लिए हैं। बिल्कुल, देखिए और अब नंबर आ जाता है हमारे हिंदुस्तान का। भारत का नंबर 7वां है, 6 गोल्ड, 7 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज मेडल भारत के खाते में अब तक आ चुके हैं। खेलों के प्रति जो जागरूकता बढ़ी है और जो उत्साह बढ़ रहा है, उसका ये निश्चित तौर पर नतीजा है शिखा। देखिए यानी कुल जो है 20 पदक भारत की झोली में अब तक आ चुके हैं। अब देखिए बात राष्ट्र रक्षा के महासंकल्प की कर लेते हैं। भारत लगातार अपने दम पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता चला जा रहा है। आत्मनिर्भरता के तहत स्वदेशी मंत्र और आत्मनिर्भरता के संकल्प की ओर भारत ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान ने स्वदेश में विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने विकसित किया है। और क्या है इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खूबियां, आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान के किलर टैंकों की बढ़ गई पहले से कई गुना ताकत। दुश्मन टैंक एक झटके में हो जाएंगे चकनाचूर। पलक झपकते ही उड़ेंगे दुश्मन के चिथड़े। भारतीय सेना के आत्मविश्वास को मिली लेजर गाइडेड मिसाइल की नई खुराक। यकीनन हिंदुस्तान की सेना के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। उसके मेन बैटल टैंक अर्जुन नई खूबियों से लैस होंगे। ये खूबी न केवल उसकी मारक क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि पहले से ज्यादा उसे और घातक बनाएगी। अब टैंक कहर बनकर देश के दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। हरकत से पहले ही उन्हें तबाह कर देगा। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था यानी DRDO ने एक टेस्ट किया है। ये टेस्ट है लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, जो अब दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं है। अर्जुन टैंक से इसका सफल परीक्षण पुणे में KK रेंज पर किया गया। अहमदाबाद के आर्म्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल ने इसमें DRDO की मदद की है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मौके पर DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई भी दी। इस टेस्ट की तस्वीर भी अब सामने आई है, जिसमें फर्स्ट फायरिंग में ही इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया है। इसके अलावा इसकी दूसरी खूबियों की अगर बात की जाए तो ये मिसाइल दूर और पास के टारगेट को भेदने में कारगर है। इसमें टैंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक हथियार लगा है।
जो मॉडर्न एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर कवच वाले बख्तरबंद वाहनों को भेद सकता है। मतलब इसकी ताकत से आज के दौर के मॉडर्न टैंक भी नहीं बच सकते। डीआरडीओ के इस टेस्ट के बाद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सेना का हौसला बढ़ना तय है। हालांकि इसकी रेंज और ये कौन सा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। वैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के मामले में भारत पहले ही मजबूत स्थिति में है और अभी जो मिसाइलें हैं भारत के पास, अगर उनकी बात की जाए तो भारतीय सेना के पास स्पाइक MR और स्पाइक LR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की संख्या 400 से ज्यादा है। भारतीय सेना के पास 34,000 बिलियन 2 T-मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारतीय सेना के पास 25,000 स्वेर और स्नाइपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। वहीं 15,140 कॉन्कर्स और स्पैट्रल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। 3,000 कॉर्नेट और स्प्रिगन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अटाका और स्पाइरल 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी भारत के पास है। स्ट्रम और स्पाइरल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की संख्या 800 है। ध्वास्त्र जिसे कि हेलिना कहा जाता है, वो भी सेना के पास है। इसके अलावा कई और मिसाइल हैं जिन पर काम चल रहा है, जो आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का हिस्सा होंगी। इसमें मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सैम्हो जैसी मिसाइलें शामिल होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात भारतीय नौसेना में महिलाओं के नए मुकाम की। दरअसल नेवी की महिला स्क्वाड्स ने अरब सागर पर उड़ान भर के नया इतिहास बनाया है। खास बात यह है कि इस मिशन में किसी भी पुरुष को साथ नहीं रखा गया था। जी हां, ये कारनामा 5 महिलाओं की टीम ने किया, जिसकी काफी तारीफ अब हो रही है। महिलाओं ने फिर दिखाया दम। आत्मविश्वास की भरी नई उड़ान, हौसलों से छू लिया बुलंदियों का नया आसमान। महिला जाबाजों ने नौसेना के साथ हिंदुस्तान का लहराया परचम। ये खबर देश की बेटियों में नया जोश जगाने वाली है, उनकी हिम्मत बढ़ाने वाली है, उन्हें हौसले की नई डोज देने वाली है, उनकी कल्पनाओं को पंख देकर आसमान तक पहुंचाने वाली है। दरअसल हिंदुस्तान की नौसेना की महिला पायलट्स ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ये कारनामा है अरब सागर में निगहबानी का, निगरानी का, जिसे अंजाम दिया नेवी की 2 महिला पायलट समेत 5 महिला ऑफिसर्स ने। ये मिशन गुजरात के पोरबंदर स्थित INS 314 नेवल स्क्वाड्रन से पूरा किया गया। जिन 5 महिला अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एंड सर्विलांस मिशन पूरा किया, उसमें 2 पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट अपूर्वा गीते शामिल थी। इस उड़ान की मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा थी। मिशन की टेक्निकल एंड सेंसर ऑफिसर थीं लेफ्टिनेंट पूजा पांडे और सब लेफ्टिनेंट पूजा शेखावत। इस मिशन के साथ ही भारतीय नौसेना की इन महिला ऑफिसर्स ने सभी बैरियर्स को तोड़ते हुए इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक उड़ान की खातिर इन महिला ऑफिसर्स को महीनों ग्राउंड ट्रेनिंग और ब्रीफिंग दी गई थी। वैसे INS 314 नेवी का फ्रंटलाइन नेवल एयर स्क्वाड्रन है। यहां से डॉनियर 228 मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं और अरब सागर की निगहबानी करते हैं। इस समय स्क्वाड्रन की कमान कमांडर SK गोयल के हाथों में है। नौसेना के मुताबिक इस तरह की मिलिट्री फ्लाइंग से मिलिट्री एविएशन में महिलाओं के लिए ज्यादा जिम्मेदारी और चुनौतीपूर्ण भूमिका मिलने की प्रेरणा मिलेगी। सही मायने में ये उड़ान नारी शक्ति की भावना को पूरा करने वाली है। नेवी लगातार सशस्त्र सेनाओं को महिलाओं के लिए अनुकूल बनाने में जुटा है। यही वजह है कि अग्निपथ योजना में भी
नेवी को लेकर लड़कियों में क्रेज देखने को मिल रहा है। 3000 पदों के लिए आए 9 लाख से ज्यादा आवेदन में 80,000 महिलाओं ने अर्जी लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात आजादी के अमृत महोत्सव की करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान का रंग देश पर अब चढ़ने लगा है। इस बार तिरंगे की जबरदस्त डिमांड हो रही है, जिसको देखते हुए तिरंगे को बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बिल्कुल, देखिए शिखा, फिलहाल 15 अगस्त को इतिहास रचने की तैयारी है और देश के शहरों को तिरंगे में रंगने के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। आपके सामने 6 शहरों की तस्वीर इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कानपुर की है, जहां दुकानें जो हैं तिरंगे से पटी पड़ी हैं, और दूसरी तस्वीर देखें कोयम्बटूर की है, जहां पर डाकघरों से तिरंगा खरीदने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हैदराबाद को तिरंगे में रंगने के लिए युवा घर घर भारत का राष्ट्रीय ध्वज बांट रहे हैं खुद। और मथुरा में भी आजादी के अमृत महोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। यहां कैदी दिन रात तिरंगा बनाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली के सदर बाजार में इस वक्त तिरंगे से पड़ा हुआ पूरा का पूरा बाजार। यहां झंडों की डिमांड को पूरा करना दुकानदारों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। लेकिन सबसे खास तस्वीर मसूरी से आ रही है। यहां देखिए आईटीबीपी ने 72 फीट ऊंचा झंडा लहरा दिया है। आन बान शान से लहराता हिंदुस्तान का झंडा। और देखिए, हिंदुस्तान आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं। लोग 15 अगस्त की तैयारी धूमधाम से करते नजर आ रहे हैं। इस बार हिंदुस्तान के कोने कोने में तिरंगा फहराता हुआ नजर आएगा। बाजारों में रौनक छाई हुई है। तिरंगे की भारी डिमांड हो रही है और भारी डिमांड को देखते हुए दिन रात तिरंगा बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बावजूद इसके मांग पूरी नहीं हो पा रही है। देशभक्ति के रंग बिरंगे हिंदुस्तानियों ने झंडा बनाने वाले कारोबारियों की चांदी कर दी है। और अगर बात दिल्ली के बाजारों की हम करें तो तिरंगे झंडों की मांग इस कदर बढ़ चुकी है कि डिमांड को पूरा करने के लिए दूसरे उपाय तलाशे जा रहे हैं, जिससे बढ़ते मांग से झंडों की कीमत प्रभावित ना हो। लेकिन दुकानदार झंडों की बढ़ती कीमत पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हजारों झंडों का कारोबार करने वाले कारोबारी लाखों झंडों का कारोबार करते नजर आ रहे हैं। लाखों झंडे बनाने वाले करोड़ों झंडे बना रहे हैं। वहीं कारोबारियों को इस बार जमकर मुनाफा भी हो रहा है। झंडों की बढ़ती कीमत ने कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। डिमांड में 10 टाइम्स का इंक्रीज है। बहुत, मतलब 10 टाइम्स ही मैं कमी बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। मतलब इतनी डिमांड है कि आप समझो कि इतनी डिमांड कभी भी पूरे, मतलब मैंने अपने, मेरा तो बहुत एक छोटा सा एक टेन्योर है, लेकिन हमारे, मतलब मेरे फादर 40 ईयर्स से काम कर रहे, तो इतनी डिमांड कभी भी 15 अगस्त में तिरंगे की इतनी डिमांड कभी नहीं हुई। इस बार लाखों में झंडे बिक रहे हैं। पिछली बार हमने 20-25 लाख झंडा बनाया होगा, तो इस बार हमारा वो इंक्रीज होके 50 लाख से 1 करोड़ तक हम बना चुके। जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उस कैपेसिटी से डबल से ज्यादा माल बना चुके। देखिए, देश के कोने कोने में 15 अगस्त की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। आजादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में देश का हर नागरिक अपने ही ढंग से आजादी के इस महापर्व में योगदान देने के लिए उत्साहित है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ऐसा ही नजारा हमको देखने को मिल रहा है, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सिलाई कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं। देखिए, सिलाई मशीन की ये तेजी और इन कपड़ों को तिरंगे का आकार देते इन हाथों की फुर्ती इस बात की गवाह है कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए देश के हर एक शख्स में उत्साह हिलोरे मार रहा है। आजादी के जश्न में चार चांद लगाने के लिए फिरोजाबाद की मानव उत्थान सेवा समिति समेत कई संगठन तिरंगा बनाने के काम में जुटे हैं। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले आजादी के अमृत महोत्सव में यही तिरंगे संस्थानों और घरों में फहराए जाएंगे। तिरंगा बनाने के इस काम में जुटे लोगों का उत्साह देखने लायक है। महिलाएं पूरी फुर्ती के साथ सिलाई में लगी हैं, तो आदमी भी कपड़ों की कटाई में बराबर हाथ बटा रहे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि इस बार उनका 4000 झंडे बनाने का लक्ष्य है। पैसे तो इसके कुछ नहीं है, ये हमारी सेवा है, हम लोग सेवा कर रहे हैं और झंडे करीब 4-5 हजार के करीब बन जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग तिरंगा महोत्सव मनाने जा रहे हैं
और हम सभी प्रेमी भक्तों का ये कर्तव्य है कि हम लोग जा घर घर जाके ये तिरंगा सभी को निःशुल्क देंगे और इस तिरंगा महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। इस बार देश स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर रहा है। इसका जोश देश के कोने कोने में देखा जा सकता है। ये आजादी के जश्न का ही जोश है कि न सिर्फ झंडे बनाए जा रहे हैं, बल्कि उन्हें मुफ्त में बांटने का काम भी बड़े पैमाने पर किया जाना है। साफ है कि देश के जिम्मेदार नागरिक आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ जुटे हैं। और जब ये तिरंगा अपनी आन बान और शान के साथ फहराएगा तो पूरे देश के साथ इन कारीगरों के चेहरे की मुस्कान भी देखते बनेगी। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज से उत्तर प्रदेश वासियों को सस्ती बिजली का तोहफा मिलने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अच्छी खबर यह है कि 100 से कम और 500 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी अब आ जाएगी। नई दरों के मुताबिक 300 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने पर अधिकतम ₹6.50 प्रति यूनिट चार्ज अब देना होगा। तो चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे आज से यूपी को बिजली की दरों में राहत मिलने जा रही है और किस किस यूनिट तक आपको क्या क्या छूट मिल सकती है। सबसे खास बात इसमें यह कि अब यूपी में प्रति यूनिट ₹7 का स्लैब पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। और नया स्लैब क्या है ये भी आपको बता दें। अच्छी बात इसमें यह है कि ग्रेटर नोएडा में अब बिजली की दरों में 10% की कटौती की गई है। बड़ी बात यह भी है कि घरेलू बिजली की अधिकतम दर अब ₹6 प्रति यूनिट हो जाएगी। हालांकि 300 यूनिट से ज्यादा खर्च पर अधिकतम ₹6.50 का चार्ज आपको देना पड़ेगा। वहीं 151 से 300 यूनिट तक खर्च करने पर बिजली की दर ₹6 प्रति यूनिट हो जाएगी। अगर आप 101 से 150 यूनिट तक ही बिजली खर्च करते हैं तो आपको ₹5.50 प्रति यूनिट देना होगा। घरेलू बीपीएल को बिजली अब काफी सस्ती दरों पर मिलेगी। यही नहीं, यूपी सरकार के फैसले से 1 करोड़ 20 लाख परिवारों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। देखिए, सस्ती बिजली की गुड न्यूज के बाद अब बात कर लेते हैं रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार की। देखिए, जिसके लिए न केवल अनोखी राखियां बनाने की होड़ लगातार लगी हुई है, बल्कि राखियों के जरिए सामाजिक संदेश देने की भी एक कोशिश की जा रही है। देखिए, तो भाई और बहन के प्रेम और स्नेह के त्योहार रक्षाबंधन को लेकर के पूरे देश में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बाजार में रंग बिरंगी राखियां पटी है। अलग अलग 6 शहरों में रक्षाबंधन की स्पेशल तैयारी की तस्वीरें अब आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। शिमला, हैदराबाद, वाराणसी, इंदौर, औरैया और राजकोट में भाइयों की कलाई पर बांधने के लिए स्पेशल राखियां तैयार की जा रही है। क्योंकि बस कुछ दिन ही बचे, रक्षाबंधन बस आने को है और राखियों से बाजार गुलजार हो चुका है। तरह तरह की राखियां भाई की कलाई पर सजाने के लिए अब बहनें तैयार हैं और हर राखी में बसा है रिश्तों का खास एहसास और प्यार। इस बार किस तरह की राखियां इस त्योहार की शान बढ़ाने जा रही हैं, आइए देख लेते हैं। राखी एक ऐसा त्योहार है जिससे हिंदुस्तान में त्योहारों के सीजन की शुरुआत होती है। भाई बहन के इस पवित्र त्योहार की छटा पूरे देश में दिखते ही बनती है। इस समय देश के हर कोने में इस त्योहार की तैयारी हो रही है। यह है जूनागढ़ में बन रही खास राखी, जो गोबर, गोमूत्र और हल्दी के मिश्रण से तैयार की जा रही है। गोबर से बनी ये राखी पवित्र मानी जाती है और मान्यता है कि इन तीनों चीजों का मिश्रण भाई की रक्षा करता है और हर रोग से लड़ते हुए उसे निरोगी रखता है।
खास बात यह भी है कि कोरोना के समय पिछले साल नरेंद्र मोदी से लेकर विजय रूपाणी तक सभी सम्मानित नेताओं को ये राखियां भेजी गई थी। जूनागढ़ की ये राखियां जहां प्रकृति से जोड़ने का काम कर रही हैं, वहीं इंदौर की सेंट्रल जेल में बनाई जा रही ये राखियां महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। इंदौर की सेंट्रल जेल में पिछले 10 दिनों से महिला बंदियों को राखी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन तस्वीरों से साफ है कि जिस लगन और मेहनत से ये राखी बनाई जा रही है, वो इस त्योहार के साथ साथ इनकी ईमानदारी में भी 4 चांद लगा रहा है। महिला कैदियों को ट्रेनिंग देने वाली 2 संस्थाएं हैं। इसमें उज्जैन के संस्था संगिनी और दूसरा इंदौर का एनजीओ है। महिला बंदियों की बनाई गई 200 राखियां सरहद पर जवानों के कलाइयों की शोभा बढ़ाएंगी और बाकी राखियां शहरों की अलग अलग दुकानों पर बिकने जाएंगी। इनके द्वारा पहले महिलाओं को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और उज्जैन का जो एनजीओ है वो हर साल जो है बॉर्डर पे राखी बांधने के लिए उन्हें भारत सरकार से परमिशन मिलती है, वो जाते हैं। और इस बार हमारी जेल की बनाई हुई राखियों में से महिला बंदियों द्वारा बनाई हुई 200 राखियां बॉर्डर पे जाएंगी सिपाहियों को राखी बांधने के लिए। भाई बहन के रिश्ते को सुदृढ़ करने वाला ये त्योहार अब इन महिला कैदियों में अपने पैरों पर खड़े होने के विश्वास को भी बल देने लगा है। इंदौर की महिला कैदियों के अलावा बागेश्वर की बेटी अर्चना की बनाई गई राखियां भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। इन राखियों को इको फ्रेंडली राखी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये राखियां वेस्ट मटेरियल से बनाई गई हैं। वेस्ट मटेरियल का यूज कैसे करना है वो आइडिया मुझे यूट्यूब से आया। सर, जब हमारा टाइम बोरिंग होते हैं हम घर पे, तो हम सब फोन पे लगे रहते हैं नॉर्मली। तो मैं भी फोन पे लगी थी, तो फोन पे यूट्यूब में मुझे एक वीडियो दिखा जिससे ऐसी क्राफ्ट बन रहे थे, तो मैं और देखने लग गई, मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। तो ये सब ट्राई मैंने भी किया कि वेस्ट मटेरियल से आखिर हम कैसे बनाएं। अलग अलग राखियां और इनकी बनावट भले ही अलग हों, लेकिन इतना साफ है कि उसके पीछे की नीयत और भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता हर एक जगह एक सी है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक चर्चित संगीत घराने की खबर। 500 साल से ज्यादा पुराना आजमगढ़ का हरिहरपुर संगीत घराना शास्त्रीय और लोक संगीत को बचाए रखने और बढ़ावा देने में जुटा है। पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र का जन्म 1936 में यहीं पर हुआ था। अब इलाके के छोटे छोटे बच्चे इस घराने से जुड़कर संगीत की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ के आजमगढ़ दौरे के दरमियान इस घराने से जुड़े बच्चों ने संगीत में अपने हुनर का उनके सामने प्रदर्शन किया। सीएम योगी जब यहां पहुंचे तो हरिहरपुर घराने के संगीत के छात्रों ने भजन गाकर उनका स्वागत किया। संगीत की मधुर सुर लहरियों पर सीएम योगी खुद मंत्रमुग्ध हो गए। देखिए, रामेश्वरम के श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता इस वक्त लगा हुआ है। इस मशहूर मंदिर में अम्मन तिरुकल्याणम फेस्टिवल लगातार चल रहा है, जिसमें हो रहे अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त वहां पहुंच रहे हैं। यहां के आयोजन हर साल तमिल महीने के आदि के दरमियान होते हैं। श्री रामनाथ स्वामी और देवी मीनाक्षी के प्रति श्रद्धा जाहिर करने के लिए और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में यहां भक्त पहुंच रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा ले रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ देवी देवताओं की पूजा की जा रही है, अर्चना की जा रही है, उन्हें खास तरह से भोग लगाया जा रहा है। देखिए, आज के दौर में जब काफी बच्चे मोबाइल पर गेम खेलने में समय बिता देते हैं, वहीं हरियाणा के झज्जर में 12 साल के एक बच्चे कार्तिक ने मोबाइल ऐप डेवलप करके नाम कमा लिया है। 12 साल का ये बच्चा मोबाइल पर गेम खेलने की बजाय ग्राफिक्स और कोडिंग सीखकर ऐप बनाने में जुट गया। अपने इस हुनर की बदौलत इस बच्चे ने सबसे कम उम्र में ऐप डेवलपर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। कार्तिक के हुनर को देखते हुए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे बीएससी कंप्यूटर साइंस के कोर्स में दाखिल दिया है। आपको बता दें, बच्चा अब कंप्यूटर साइंस में बीएससी की ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहा है। इस बच्चे ने 3 लर्निंग ऐप बनाए हैं ताकि गरीब बच्चों को डिजिटल तरीके से आसानी से शिक्षा मिल सके।
कार्तिक ने ये ऐप मामूली 7 या 8 हजार रुपए वाले मोबाइल से बनाया है, जिसकी स्क्रीन तक टूटी हुई है। संसाधनों की कमी के बावजूद अपनी लगन और मेहनत से ये बच्चा अपने सपने को साकार कर रहा है। इसके बनाए ऐप से अब तक 47,000 बच्चे जुड़ चुके हैं। मैं 8वीं कक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय कलोई झज्जर पढ़ता हूं और उसके साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बीएससी भी कंप्यूटर साइंस में बीएससी भी कर रहा हूं। मेरे नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड के 5 रिकॉर्ड, इंडिया यंगेस्ट ऐप डेवलपर, इंडिया यंगेस्ट ग्राफिक डिजाइनर, इंडिया यंगेस्ट ऑथर, इंडिया यंगेस्ट डिजिटल आर्टिस्ट एंड इंडिया यंगेस्ट ग्राफिक डिजाइनर एंड इंडिया यंगेस्ट इंस्ट्रक्टर का अवार्ड शामिल है। और वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी मेरा नाम इंडिया यंगेस्ट ऐप डेवलपर के नाम से दर्ज है। और वर्ल्ड 100 चाइल्ड प्रोडिगीज में भी मेरा नाम 100 बच्चों में मेरा सिलेक्शन हुआ है। कार्तिक, आपने 3 ऐप बनाई है, क्या सोच के बनाई? जी, ये मैं 3 ऐप ये सोच के बनाई है कि हर गरीब बच्चे को शिक्षा मिल सके, डिजिटल एजुकेशन मिल सके, और उसी के उद्देश्य से मैंने ये ऐप बनाई।